बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि चैप्टर नंबर 13 हमारे कोर्स का इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या ये समझेंगे, ठीक। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मेट क्या है वो समझेंगे, ठीक है। फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या, फिर हम वो देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद टर्म ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट की इंपॉर्टेंस, करंट अकाउंट डेफिसिट किन रीजंस की वजह से होता है। तो ये हमारा पार्ट 1 सारा का सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर है। उसके बाद फिर हमारे चैप्टर का पार्ट 2 आ जाएगा और पार्ट 2 में हम एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पार्ट 3 में हमारे पास एमसीक्यूज आ जाएंगे और एक मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो जो चैप्टर के एंड में होता है तो 10 क्वेश्चन का वो टेस्ट होगा, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कम्प्रीहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। और ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन सी होंगी? हमारे मुल्क की कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होंगी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साथ, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ 1 ईयर। और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा ये 1 ईयर का होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट हुआ क्या? असल में बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो किसी भी मुल्क की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इसका रिकॉर्ड होता है। किसी मुल्क ने इंपोर्ट कितनी की है और एक्सपोर्ट कितनी की है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि अपने मुल्क में चीज़ें बनाकर बाहर वालों को बेचना, और इंपोर्ट का मतलब होता है कि बाहर वाली दुनिया से चीज़ें खरीदना। दैट्स हम कहते हैं इंपोर्टेड गुड है। इंपोर्टेड गुड में ये बाहर से गुड्स आई हुई है, ठीक है। दिस सिस्टमेटिक एनुअल रिकॉर्ड, असल में ये जो रिकॉर्ड हम बनाएंगे ये एनुअल बेसिस पर बनाएंगे, लेकिन रिकॉर्ड तो हम डेली बेसिस पर चीज़ें एंट्री कर रहे होंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो डेली बेसिस पर होगी, लेकिन ये जो पूरी इसकी एक फॉर्मेट बनाएंगे और पूरी जो इसकी रिपोर्ट पब्लिक करेंगे वो हम एनुअली करेंगे, सालाना। जिस तरह से जीडीपी है वो भी पर ईयर हम पब्लिक कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो रिपोर्ट होती है वो भी हम एनुअली पब्लिक करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इस सिस्टमैटिक एनुअल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर इसके फॉर्मेट की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे पास 3 अकाउंट होते हैं। एक को करंट अकाउंट कहते हैं, एक को कैपिटल अकाउंट कहते हैं और एक को ऑफिशियल फाइनेंसिंग अकाउंट कहते हैं। तो 3 तरह के हमारे पास अकाउंट होते हैं। इनमें से करंट अकाउंट सेपरेटली होता है और कैपिटल और फाइनेंसिंग अकाउंट को हम कंबाइन कर दिया करते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मेट के एतबार से किस तरह से वर्क करता है, लेट्स सी। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो फॉर्मेट है, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो रिकॉर्ड करते हैं कुछ इस तरह से नज़र आ रहा था, यानी कि समरी होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट एज पर BPM 6 जून 2016, ठीक है। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है जून 21 का और रुपीस इन सारा के सारा बिलियंस में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की आइटम आ जाएंगी और यहाँ पे हमारे पास एक्सपोर्ट और फिर हमारे पास इंपोर्ट और फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को प्लस माइनस करेंगे तो नेट बैलेंस हमारे पास आ जाएगा। जो एक्सपोर्ट होती है वो हमेशा प्लस साइन के साथ आती है, इंपोर्ट हमेशा माइनस के साइन से आती है, ठीक है। और अगर हम टी अकाउंट की बात करें, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बात करें, तो एक्सपोर्ट हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट हमारा क्रेडिट होता है और इंपोर्ट हमारा डेबिट होता है, ठीक है जी। अगर मुल्क में रिसोर्सेज आ रहे होंगे, मुल्क में चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है, और मुल्क का फ़ायदा हो रहा होगा पैसों में, यानी कि ऑब्वियस बात है जब हम अपने मुल्क में चीज़ें बनाएंगे और बाहर वाले को चीज़ें बेचेंगे तो चीज़ें बेचने से हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। तो जितना भी एक्सपोर्ट के बदले में बेनिफिट हो रहा होगा उस बेनिफिट को हम क्रेडिट करेंगे अपने फॉर्मेट में, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारा सारा पैसा इंपोर्टेड गुड्स में खर्च हो जाता है, तो इंपोर्ट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो याद रखिएगा, एक्सपोर्ट प्लस साइन क्रेडिट, इंपोर्ट माइनस साइन और डेबिट के साथ होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 ट्रेड इन गुड्स, सेकंड ट्रेड इन सर्विसेज, थर्ड इन्वेस्टमेंट इनकम को प्राइमरी इनकम भी कहते हैं, एंड द फोर्थ वन इज यूनिलैटरल ट्रांसफर सेकेंडरी इनकम। अब ये तीनों, ये चारों के चारों हैं क्या करंट अकाउंट में? सबसे पहले मैं आपको रफ्सा समझा देता हूँ, फिर वन पे वन इंशाल्लाह इसकी डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। ट्रेड इन गुड्स में सिर्फ चीज़ों की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगी। फॉर एग्जांपल, हमने जो चीज़ों की एक्सपोर्ट की
10 बिलियन की, इंपोर्ट की 12 बिलियन 22 बिलियन की, ठीक है। तो इन दोनों को जब मैंने नेट किया, यानी कि 10 माइनस 22 किया, तो आंसर -12 आया। इसका मतलब गुड्स में हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, तो गुड्स के एतबार से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट देखें नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। ट्रेड इन सर्विसेज में सारी सारी हम जो सर्विसेज की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, सर्विसेज की इंपोर्ट में आईटी के एक्सपोर्ट, कंसल्टेंसी एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इसके अलावा टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपोर्ट्स, ये सारी सारी सर्विसेज हमारे पास आ जाती हैं। तो एक्सपोर्ट हमने 11 की, जबकि हमने सर्विसेज बाहर से, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने बाहर से एक मशीन मंगवाई, मेडिकल मशीन मंगवाई, तो हमने कहा ये तो चलाने आ ही नहीं रही, साथ साथ हमें कोई टेक्नीशियन भी भिजवाएं, तो टेक्नीशियन भी साथ साथ इम्पोर्ट आ रहा है। तो जो हम बाहर से टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, साथ साथ उनके इंजीनियर्स भी लेकर आ रहे हैं। तो दैट्स वाई सर्विसेज की मद में अगेन हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा है। तो 11 माइनस 29 किया तो आंसर -18 आया। अगेन हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्पोर्ट ग्रेटर होगी, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इन्वेस्टमेंट इनकम प्राइमरी इनकम क्या होती है? इन्वेस्टमेंट इनकम प्राइमरी इनकम का मतलब हमने बाहर की किसी मुल्क में अपनी फैक्ट्री ओपन की हुई है, ठीक है। उस फैक्ट्री ओपन करने की मद में, ठीक है, हमें क्या आ रही है, वहां से प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ठीक है। या हमने बाहर की किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, उन शेयर्स के बदले में हमें डिविडेंड इनकम आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट इनकम में अगर देखा जाए, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 24 बिलियन, यानी पाकिस्तान को जो बाहर से डिविडेंड आ रहा है 24, लेकिन बाहर वालों ने पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, वो पाकिस्तान से 48 बिलियन की क्या करके जा रहे हैं, इम्पोर्ट करके जा रहे हैं। यानी कि बाहर की कंपनीज पाकिस्तान में आकर वहाँ से कारोबार करके प्रॉफिट्स कमाकर डिविडेंड ली जा रही हैं पाकिस्तान की कंपनी से। तो इस तरीके से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट इनकम में भी हम नेगेटिव हैं। यूनिलैटरल ट्रांसफर सेकेंडरी इनकम क्या होती है? यूनिलैटरल इनकम से यूनिलैटरल ट्रांसफर या सेकेंडरी इनकम का मतलब है कि हमारा फॉरेन कंट्री में डायरेक्ट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट कोई हम बिजनेसेस, फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री नहीं है। हाँ, बाहर के मुल्क से हमें फॉर एग्जांपल कोई एड मिल गई, कोई ग्रांट मिल गया, ठीक है, कोई एड मिल गई, कोई ग्रांट मिल गई, कोई गिफ्ट मिल गया, ठीक है, या फॉरेन रेमिटेंस मिल गया, फॉरेन रेमिटेंस क्या, हमारे वो पाकिस्तानी जो बाहर के मुल्क गए हुए हैं, वो अपने घर वालों को जब पैसा भेजते हैं, ये जो पैसा आ रहा है, पाकिस्तान ने ये पैसा अर्न नहीं किया होता, पाकिस्तानी बाहर गए होते हैं और अपने घर वालों को जो पैसा भेज रहे होते हैं, तो फॉरेन रेमिटेंस ही हमारी सेकेंडरी इनकम बनती है। तो फॉरेन रेमिटेंस की मद में देखें 16 एक्सपोर्ट है, 12 इंपोर्ट है। इसका मतलब पाकिस्तानी ज़्यादा बाहर गए हुए हैं और पाकिस्तान में पैसा भेज रहे हैं। 12 का मतलब है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं वो पाकिस्तान में कम हैं, इंडिविजुअल्स की बात करें तो, ठीक है जी, कंपनीज़ की नहीं। तो 16 माइनस 12 किया तो यूनिलैटरल ट्रांसफ़र यानी कि सेकेंडरी इनकम में हम पॉजिटिव है। तो इन सारे नेट बैलेंस को -12, -18, -24 +4 करेंगे, तो ये हमारे पास -50 बन गया। इसका मतलब चेक करें, ये जो हमारा करंट अकाउंट है, ये हमारा करंट अकाउंट माइनस में है, और अगर करंट अकाउंट माइनस में है तो याद रखिएगा ये हमारा जो करंट अकाउंट है, ये इस वक्त डेफिसिट है। क्या है? ये हमारा इस वक्त डेफिसिट है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसकी डिटेल देख लेते हैं ज़रा। डिटेल के लिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, जो सारी आपको मैंने डिटेल बताई। तो ये हमारे पास करंट अकाउंट के 4 हेड्स आ गए, ठीक है। 4 हेड कौन से? ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम, यूनिलैटरल ट्रांसफर। वन बाय वन ज़रा देख लेते हैं इनको भी, ठीक है। ट्रेड इन गुड में क्या होता है? ट्रेड इन गुड्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है सिर्फ फिजिकल गुड की, याद रखिएगा, फिजिकल गुड्स की। इसमें फिनिश गुड्स भी आ जाएंगी, सेमी फिनिश गुड्स भी आ जाएंगी, और कुछ कंपोनेंट पार्ट आ जाएंगे असेंबली करने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें, जो पार्क सुजुकी हैं, जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो जो बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, इंजन वगैरह, ये वहाँ से मंगवाए जाते हैं बाहर के मुल्क से, और फिर पाकिस्तान में सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में आकर सिर्फ असेंबल हो रहे होते हैं, ठीक है जी। ट्रेड इन सर्विसेज में क्या होगा? ट्रेड इन सर्विसेज में सिर्फ हम सर्विसेज की बात करेंगे, तो सर्विसेज में टूरिज्म आ जाएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाएंगी, और कंसल्टेंसी वगैरह आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट इनकम प्राइमरी इनकम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ज़रा। ओवरसीज एक्टिविटी दैट लीड्स टू अ फ्लो ऑफ मनी बैक टू दी कंट्री। कहता है कि हम बाहर जो काम करेंगे, उसकी मद में जो पैसा पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में आ रहा होगा, वो उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम होगी। नंबर वन, इन्वेस्टमेंट इनकम कैसे बनेगी?
इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैंने बाहर की कंपनी में या बाहर के बैंक्स में इन्वेस्टमेंट की और वहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरेस्ट रिसीव कर रहा हूँ। मैंने बाहर के किसी बैंक में, स्विस बैंक में, वर्ल्ड बैंक में या किसी और बैंक में मैंने पैसे रखवाए और वहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरेस्ट रिसीव कर रहा हूँ। तो ये जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा हूँगा, तो ये इंटरेस्ट रिसीव मेरी क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट इनकम बनेगी। सेकंड, द एक्टिविटी ऑफ सब्सिडरी। फॉर एग्जांपल हमारी एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि यूके में, कनाडा में या बाहर किसी भी मुल्क में काम कर रही है, उसकी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ से जितना भी मैं कमाऊँगा वो मेरी क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट इनकम बनेगी। एंड द थर्ड वन, डिविडेंड अर्न फ्रॉम ओइंग शेयर इन फॉरेन कंपनी। मैंने किसी बाहर की कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, जब मैंने बाहर की कंपनी के शेयर्स खरीद लिया तो उस शेयर के मद में हर साल मुझे डिविडेंड मिलेगा, वो जो डिविडेंड होगी वो मेरी इन्वेस्टमेंट इनकम कहलाएगी। तो इन्वेस्टमेंट इनकम में तीन बातें याद रखनी। नंबर वन, हमने जो इंटरेस्ट रिसीव किया बाहर वाली कंपनी में या बैंक्स में पैसे रखा के, तो ये हमारी इंटरेस्ट इनकम बनेगी और ये हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम है। हमारी सब्सिडरी के जो भी प्रॉफिट्स होंगे, इनकम होगी, वो हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम बनेगी। हमने बाहर की कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो जब मैंने बाहर की कंपनी के शेयर खरीदे, फॉर एग्जांपल मैंने गूगल के शेयर खरीद लिए, ठीक है, मैंने अमेजोन के शेयर खरीद लिए, ठीक है, मैंने नेस्डैक के शेयर खरीदे, वॉलमार्ट के शेयर खरीद लिए, ठीक है, और शेल के शेयर खरीद लिए, तो यहाँ से मुझे डिविडेंड मिलेगा, वो मेरी इन्वेस्टमेंट इनकम बनेगी। ठीक है जी। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र क्या है, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र में अब यहाँ पर हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे, यानी ये कह लें कि वन वे ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट हो रही है, यानी कि बाहर से सिर्फ पैसा आ रहा है, हम उसके बदले में कोई काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले वर्कर रेमिटेंस आएगी, यानी कि वो पाकिस्तानी जो बाहर गए हुए हैं वो अपने पाकिस्तानी को, फैमिलीज को घर में पैसे भेज रहे हैं, वो आ जाएंगे और इसमें ओवरसीज एड आ जाएगी। ओवरसीज एड में फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक ने हमारी मदद कर दी, ठीक है, उसने हमें एड दे दी, या फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने, फॉर एग्जांपल चाइना ने पाकिस्तान को कुछ पैसे दे दिए, कुछ हेल्प कर ली, यूएई ने, सऊदी अरब ने, ठीक है, फर्दर कंट्रीज ने पाकिस्तान की हेल्प कर दी, तो ये यूनिलैटरल ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए। तो ये करंट अकाउंट हमने पढ़ लिया और ट्रेड इन गुड सर्विसेज की पढ़ लिया। अब चलते हैं इसके पार्ट बी में। अब देखते हैं कि फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट क्या है। फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट में, तो फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस में, फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस में, ठीक है, अच्छा जी, तो फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस में हमारे पास तीन चीज़ें आ जाएंगी। नंबर 1, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नंबर टू नंबर टू नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नंबर 3, नेट फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो दैट्स वाई मैं डेरिवेटिव्स के ऊपर बात नहीं करने वाला। ठीक है, बस हल्का सा बता दूंगा व्हाट इज डेरिवेटिव, पर डिटेल डिस्कशन नहीं होगी इसके ऊपर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या, नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, और डेरिवेटिव के बारे में तो पहले कह चुका हूँ। इन तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं जाके नेक्स्ट पेज में। आ जाए जरा। अच्छा जी, कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट है क्या? असल में ये जो कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट है, याद रखिए ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल है। ठीक है, जितना भी मुल्क का कैपिटल होगा ये उसका इनफ्लो और आउटफ्लो, यानी कि उसकी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले फाइनेंसिंग अकाउंट में आया रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि हमने बाहर वाली किसी मुल्क में अपनी एक फैक्ट्री लगा ली, एक इंडस्ट्री लगा ली। ठीक है, जैसे कि सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन अनदर कंट्री। फॉर एग्जांपल जे डॉट ने कनाडा में जाके अपना एक आउटलेट बना दिया, हायर वाले ने यूएई में जाकर अपने क्या किया, उनके यार यूएई में, सऊदी अरेबिया में बहुत गर्मी होती है, तो क्यों ना हम एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उधर भी लगा लें। तो अगर पाकिस्तानी कंपनी कोई बाहर के मुल्क में उसने सेटअप लगाया है, कोई इंडस्ट्री लगाई है, कोई शॉप बनाई है, कोई फैक्ट्री लगाई है, इसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, उसके बाद होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अ डोमेस्टिक इन्वेस्टर बाय शेयर इन अ बिजनेस दैट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, सच इन्वेस्टर्स हैव नो कंट्रोल ओवर दिस कंपनीज। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी है, ठीक है, उसने क्या किया, यूएसए का या यूएई का किसी कंपनी के, किसी बाहर कंपनी के क्या कर लिए, शेयर्स खरीद लिए। जब उसने शेयर्स खरीदे
शेयर इतने ज़्यादा नहीं खरीद पाएगा ये, ठीक है? यानी कि इतने शेयर नहीं खरीद लेगा कि यूएसए कंपनी को ये कंट्रोल करने लग जाएगा। यानी कि कंट्रोलिंग पावर इसके पास नहीं आएगी, लेकिन ये यूएसए या यूएई या कनाडा या किसी भी फॉरेन कंपनी के शेयर खरीद लेगा, ठीक है? अगर इस पाकिस्तानी के पास किसी फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनीज़ के, फर्म्स के, बैंक्स के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के शेयर हैं, तो इसको कहेंगे ये पाकिस्तान की पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी? अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो अगर थोड़ा-सा मैं चीज़ों को लिंक क्रिएट करूँ, ये देखें, ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, ये देखें, ये जो मैंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ना किसी कंपनी में, तो यहाँ से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट आएगा इन्वेस्टमेंट इनकम। और इस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से जो शेयर खरीद लूँगा, तो शेयर के बदले में जो मुझे डिविडेंड मिलेगा, वो डिविडेंड आ जाएगा मेरा इधर, ठीक है जी? यानी कि शेयर खरीदना, कैपिटल इधर आ जाएगा, उस कैपिटल के बदले में जो डिविडेंड मिलेगा वो इन्वेस्टमेंट इनकम आता जाएगा। यानी कि जो फाइनेंसिंग अकाउंट होगा उसका इम्पैक्ट करंट अकाउंट में आ रहा होता है, ठीक है जी? एंड द लास्ट वन इज फाइनेंशियल डेरिवेटिव। फाइनेंशियल डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वेयर अंडरलाइंग वैल्यू इज बेस्ड ऑन अनदर एसेट, जिसकी जो अंडरलाइंग वैल्यूज होती है वो किसी और एसेट की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो एसेट्स होते हैं उनकी जो प्राइसेस है उनके अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स के ऊपर डिपेंड कर होता है। इसकी एक बस जनरल सी एग्जांपल दूंगा, बाकी फर्दर बात नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ क्रूड ऑयल की, ये जो क्रूड ऑयल है इसके दो डेरिवेटिव्स हैं। एक हम कर लेते हैं पेट्रोल, क्योंकि क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है, और कैरोसिन ऑयल भी बनता है, डीजल भी निकलता है, और फिर मोबिलाइल भी निकलता है। तो बस मैं एक दो की बात कर लेता हूँ। तो पेट्रोल आ गया और हमारे पास डीजल आ गया, और चलें एक और कर लेते हैं, कैरोसिन ऑयल आ गया, ठीक है? कैरोसिन ऑयल आ गया हमारे पास, ठीक है? अच्छा जी, अब डेरिवेटिव क्या है? ये क्रूड ऑयल जो है दिस इज कॉल्ड अंडरलाइंग एसेट। ये एक अंडरलाइंग एसेट्स है। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल ये डेरिवेटिव हैं इस क्रूड ऑयल के। जब इस क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज होंगी, इफ प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इंक्रीज, जैसे ये क्रूड ऑयल महंगा होगा तो पेट्रोल की प्राइसेस भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, डीजल भी महंगा होना शुरू हो जाएगा, कैरोसिन ऑयल भी महंगा होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब इन तीनों डेरिवेटिव की जो प्राइसेस हैं वो इनके अंडरलाइंग एसेट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। और जब ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम होंगी तो पेट्रोल भी सस्ता होना शुरू हो जाएगा, डीजल भी सस्ता होना शुरू हो जाएगा, और कैरोसिन ऑयल भी सस्ता होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द फाइनेंशियल डेरिवेटिव। ये एक छोटी सी एग्जांपल दी है। अच्छा जी, अब चलते हैं जी नेक्स्ट। हमारे पास द लास्ट वन इज कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ये कैपिटल अकाउंट बैलेंस क्या है? कैपिटल अकाउंट बैलेंस में हमारे पास दो अकाउंट्स होते हैं, एक को ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स कहते हैं और एक को गवर्नमेंट बोरिंग कहते हैं, ठीक है जी? ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, फॉरेन करेंसीज होंगी और प्लस हमारे पास गोल्ड होगा। बल्कि इनको भी डिटेल से पढ़ लेते हैं जाके ज़रा। दिस इज द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में हमारे पास दो अकाउंट्स आ जाएंगे, एक रिजर्व एसेट। तो रिजर्व एसेट मैंने कहा फॉरेन करेंसीज होंगी और हमारे पास गोल्ड होगा, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट बोरिंग्स आ जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे वो लिखा नहीं, मैं बता देता हूँ। गवर्नमेंट बोरिंग्स है, तो गवर्नमेंट बोरिंग्स में हमारे पास ये आ जाएगा कि हमने कितना लोन ऑब्टेन किया हुआ, यानी कि हमने कितना लोन लिया है और या कितना हमने लोन किसी को दिया है, ठीक है? यानी कि यहाँ पर मुल्क की लैंडिंग आ जाती है कि पाकिस्तान ने बाहर वालों को कितना लोन दिया है, और पाकिस्तान की बोरिंग्स आ जाती है कि पाकिस्तान ने कितने को लोन दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है जी? अच्छा जी, बैक टू द फॉर्मेट। तो ये हमारे पास आ गया। अब चेक करें ज़रा एक मज़े की बात कि जो करंट अकाउंट है वो हमारे पास -50 निकला। याद रखिएगा, करंट अकाउंट और ये फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट ये दोनों रिवर्स चलेंगे, इनवर्स चलेंगे। अगर आपका करंट अकाउंट नेगेटिव पे चल रहा है
तो आपका फाइनेंशियल अकाउंट पॉजिटिव पे चल रहा होगा। तो अगर हम फाइनेंशियल अकाउंट की बात करें तो 30 माइनस 25 प्लस 5, नेट देखें तो प्लस 10 आया फाइनेंशियल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट का टोटल करें 20 प्लस 18 38 आया। तो इन दोनों को जैसे हमने ऐड किया तो टोटल फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट आ गया 10 प्लस 38, तो हमारे पास आ गया ये 48 आ गया। क्या आ गया? 48 आ गया। एक बात याद रखिएगा, हमेशा करंट अकाउंट और फाइनेंशियल और कैपिटल अकाउंट का टोटल जीरो होगा। ठीक है, जो हमारे पास करंट अकाउंट होगा वो आ गया हमारे पास -50। और अगर हम कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट की बात करें, ठीक है, फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट की बात करें तो उसका टोटल आया 48। क्या आया? 48। लेकिन याद रखिएगा, फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, जब इन दोनों अकाउंट का मैं सम करूंगा, इन दोनों का सम ऑलवेज भी जीरो आना चाहिए, हमेशा, ये रूल है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। करंट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट का जो टोटल आएगा वो हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पे तो जीरो नहीं आ रहा। अगर ये जीरो नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, एक और हेडिंग देंगे एरर एंड ओमिशन की। एरर एंड ओमिशन की फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो इस एग्जांपल को कंटिन्यू करने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास करंट अकाउंट है -50 और कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट आ गया +48। ठीक है, इसका मतलब अब मुझे तो यहाँ पे जीरो लेकर आना है। अब यहाँ पे जीरो कैसे आएगा? इसका मतलब हम एक और एंट्री करेंगे एरर एंड ओमिशन की। हम एक और एरर एंट्री करेंगे एरर एंड ओमिशन की। याद रखिएगा, ये एरर एंड ओमिशन की एडजस्टमेंट सिर्फ कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट में हो जाएगी, करंट अकाउंट को हम नहीं छेड़ेंगे। इसका मतलब ये जीरो तब ही होगा जब यहाँ पे 2 आ जाएगा। -50 यहाँ पे 2 आ जाए तो क्या बन जाएगा? +50, तो ये जीरो पर आ जाएगा। अब ये 2 कैसे आएगा? ये 2 दो तरीकों से आएगा। नंबर 1, हम किसी बाहर के मुल्क को अपने एसेट सेल कर देंगे। क्या करेंगे? एसेट सेल कर देंगे। जब एसेट सेल कर देंगे तो वहां से फॉर एग्जांपल 1 रुपया हमारे पास आ गया, तो 1 रुपया तो हमने एसेट सेल करके इकट्ठा कर लिया। अब ये रिमेनिंग 1 रुपीज कैसे आएगा? रिमेनिंग 1 रुपीज हासिल करने के लिए हमने बाहर वाले किसी मुल्क से बोरिंग कर ली। हमने कहा यार 1 रुपया कर्जा दे दो ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बैलेंस हो जाए। तो हमने बोरिंग कर ली 1 रुपीज। इस तरह 1 रुपी आया एसेट सेल करके, 1 रुपी आया बोरिंग करके, तो 2 रुपीज यहाँ पर आ गए। तो इस तरह हमारे पास ये जीरो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एरर एंड ओमिशन की करेक्शन की जाती है। अच्छा जी, फॉर इंस्टेंस अब सिनेरियो ये भी तो हो सकता है कि करंट अकाउंट में आ जाए, मान लें करंट अकाउंट में आ जाए हमारे पास फॉर एग्जांपल -48, ये यहाँ पे आ जाए। ठीक है, और कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट में आ जाएं हमारे पास +50, और मुझे अब जीरो करना है। अब देखें एडजस्टमेंट क्या हुई। अब ये देखें कि कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट में हमारे पास ये देख लें कि 2 रुपये ज़्यादा आ गए। इसका मतलब क्योंकि मुझे इन दोनों को क्या करना है? सेम करना है। तो इन दोनों को सेम करने के लिए अगर मैं -2 यहाँ से कर दूं, जैसे मैं यहाँ से -2 करूंगा तो ये मेरे पास प्लस का 48 बच जाएगा। तो -48 + 48 जीरो बन जाएगा। अब ये यहाँ से 2 रुपये कम कैसे करूँ? तो बड़ा ही आसान। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, -2 की एक एरर एंड ओमिशन की एंट्री करेंगे और अगेन 2 काम करेंगे। नंबर 1, हम क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी या गोल्ड या कोई एसेट खरीद लेंगे। ठीक है, 2 रुपये कम करें तो 1 रुपये का क्या करेंगे, एसेट खरीद लेंगे। तो हमारे पास कोई गोल्ड या एसेट आ जाएगा और 1 रुपया कम हो जाएगा। अब दूसरा 1 रुपया क्या करेंगे, देखें पीछे हमने बोरिंग की थी ना 1 रुपये की, तो अब 1 रुपया हम क्या कर देंगे, ओहो इसको क्या हो गया, 1 रुपीज हम क्या करेंगे, पे ऑफ कर देंगे। हम लोन पे ऑफ कर देंगे 1 रुपये का। तो इस तरीके से 2 रुपये कम हो जाएंगे और ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट 0 पे आ जाएगा। तो यहाँ से ये बात ये प्रूव हुई कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा क्या होगा, उसका बैलेंस हमेशा 0 होगा।
अगर नहीं भी ज़ीरो होगा तो हम एक एरर एंड ओमिशन की एडजस्टमेंट करके उसको ज़ीरो कर देंगे। अच्छा, यहाँ से फिर स्टूडेंट की माइंड में एक क्वेश्चन आता है, सर अगर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मेट ज़ीरो होना है हर हाल में, तो फिर हम ये क्या करते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम है। तो याद रखिएगा, जब हम ये कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट यानी कि नेगेटिव, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस यानी कि पॉजिटिव, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम यानी कि इक्वल टू जीरो। इसका मतलब होता है ओनली करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, अगर करंट अकाउंट सरप्लस हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। अगर करंट अकाउंट में, यहाँ पे करंट अकाउंट में -50 ना, अगर ये -50 ना आए, यहाँ पे जीरो आ जाए, यानी कि करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर चल रही हैं, तो करंट अकाउंट जीरो होगा, इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो होगा। ये हम इस तरह से, ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो फॉर्मेट हो गया। तो ये नेट एरर एंड ओमिशन में बता दिया। डेफिसिट केस में हम क्या करते हैं, गोल्ड या फाइनेंशियल रिजर्व या एसेट्स बेचते हैं और हम कर्जा ले लेते हैं बाहर वाले किसी मुल्क से, और सरप्लस केस में हम बाय कर लेते हैं, हम पे ऑफ डेट कर लेते हैं, बात कर चुका था मैं। और ये डेफिसिट वाली बात भी बता चुका हूँ मैं आपको, पढ़ लीजिएगा इसको। फिर दो कंसेप्ट हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर उसके बाद टर्म ऑफ ट्रेड आता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में याद रखिएगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा सिर्फ विजिबल गुड्स की, विजिबल गुड टेंजिबल्स होती हैं, ठीक है। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल गुड्स भी होंगी और इनविजिबल गुड्स भी होंगी। विजिबल गुड्स टेंजिबल गुड्स होंगी और इनविजिबल गुड्स सर्विसेज होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक के लिए स्टूडेंट्स काफ़ी है, ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। तो नेक्स्ट यहाँ से ऑनवर्ड इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।